हे गाइस, जय हिंद। सरकार, अपना टाइम आएगा, पर टाइम उन्हीं का आएगा जो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा। सरकार, आइए हम रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 29 का, वेयर हाउसिंग अंडर कस्टम्स। सर, कस्टम बोनेड वेयर हाउस, सर ध्यान दीजिएगा, तीन तरह के वेयर हाउस होते हैं सर। सबसे पहली बात पब्लिक वेयर हाउस, देन प्राइवेट वेयर हाउस एंड देन स्पेशल वेयर हाउस। प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर क्या करता है, इनको लाइसेंस देता है। और हाँ, ध्यान रखना, आगे हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन में 58B, जिसको लाइसेंस देने का पावर है उसको लाइसेंस कैंसिल करने का पावर भी होता है। पर हाँ, पब्लिक वेयर हाउस में एनी इंपोर्टर कैन स्टोर हिज गुड्स। एंड सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर आप ये वाली गुड्स नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, सारी गुड्स यहाँ पे स्टोर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्राइवेट वेयरहाउस के अंदर, सर प्राइवेट वेयरहाउस के अंदर क्या होता है, लाइसेंस मिलता है, जिसको लाइसेंस मिला है वो ही अपने गुड्स यहाँ पे स्टोर कर सकता है, किसी और के गुड्स इसमें स्टोर नहीं होते। अच्छा, पब्लिक वेयरहाउस हो या प्राइवेट वेयरहाउस हो, दोनों ही वेयरहाउस में क्या होता है, रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है, फिजिकल कंट्रोल नहीं होता है। पर स्पेशल वेयरहाउस के अंदर क्या होता है सर यहाँ पे कुछ गुड्स गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, और वो गुड्स अगर आपने इंपोर्ट करी तो वो अगर आपको वेयर हाउस कराना तो ऐसे केस में वो स्पेशल वेयर हाउस में स्टोर होगी, वो पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस में स्टोर नहीं हो सकती है। प्लस सर वो स्पेशल वेयर हाउस होता है वो फिजिकल कंट्रोल में होता है, वहां पे लॉक एंड की होता है, प्रॉपर ऑफिसर उसको फिजिकल कंट्रोल में रखता है। दीज रिमेन अंडर फिजिकल कंट्रोल ऑफ द कस्टम थ्रू कस्टम्स लॉक। सर कोई भी गुड्स उसमें से रिमूव नहीं कर सकते, कोई गुड्स उसमें रख नहीं सकते अंटिल प्रॉपर ऑफिसर गिव द परमिशन, और प्रॉपर ऑफिसर लॉक इन की करके ही उस वेयर हाउस को स्टोर कर, उस वेयर हाउस में गुड्स स्टोर करते हैं। सर क्लियर सर? अच्छा, कौन कौन सी गुड्स नोटिफाइड है जो स्पेशल वेयर हाउस में रखी जाएगी? सर एग्जांपल ऑफ 8% गुड्स विच आर नोटिफाइड। फर्स्ट है क्या, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रेशियस मेटल्स एटसेट्रा। देन गुड्स मेंट फॉर सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स, सप्लाइज स्टोर्स टू वेसल और एयरक्राफ्ट, और सप्लाई टू फॉरेन प्रिविलेज्ड पर्सन। इनको अगर आप सप्लाई करो, उसके लिए गुड्स अगर आपने इंपोर्ट करी है वेयर हाउस में रखवाना, तो वो स्पेशल वेयर हाउस में होगी जहां पे फिजिकल कंट्रोल होता है। सर फिर सरकार, द लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड एनुअली, फर्दर इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है, एंड वैलिड टिल इट्स कैंसिलेशन और सरेंडर। लाइसेंस वुड बी कैंसिल्ड ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द लाइसेंसी। लाइसेंसी खुद बोलता है साहब कैंसिल कर दो तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं होता है। और सर ये इसको एनुअली को रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। हाँ, सेक्शन 58B भी बोलता है कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर की, अगर आपने कोई कॉन्ट्रवेंशन किया है, कोई प्रोविजंस को वायलेट किया है, सर रूल्स रेगुलेशन तोड़े आपने, तो ऐसे केस में आपका लाइसेंस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बट बिफोर कैंसिलेशन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू यू। सर तब तक जब तक वो फाइनल नहीं होता कि कैंसिल करना या नहीं करना, तब तक आपके लाइसेंस को क्या कर देंगे, वो टेम्पररी सस्पेंड कर देंगे। सर ऑपरेशन ऑफ द वेयर हाउस को सस्पेंड कर देंगे। कोई सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी नए गुड्स वेयर हाउस में आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग गुड्स ऑलरेडी उसमें स्टोर करी हुई है उस पर नॉर्मल जो वेयर हाउसिंग की प्रोविजन है वो अप्लाई होते रहेंगे। पर वंस अ डिसीजन इज फाइनलाइज कि सर लाइसेंस कैंसिल करना, तो उसके 7 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस वेयर हाउस को खाली करना पड़ेगा, या तो अनदर वेयर हाउस में गुड्स को शिफ्ट करो या क्लियर कराओ फॉर होम कंजम्पशन। एंड सर जब तक कि गुड्स रिमूव नहीं होती उस वेयर हाउस से, तब तक all the provisions of the warehousing will continue to apply on the warehouse goods. सर warehousing bond, अब आइए प्रोसीजर की बात करते हैं हम। आपने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर warehousing फाइल किया, और आया ना, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, सेल्फ असेसमेंट करके लेके आए, ड्यूटी का अमाउंट पे नहीं करना है, कस्टम ऑफिसर उस असेसमेंट को फाइनलाइज करेंगे, जो असेसमेंट का अमाउंट आया है वो पे नहीं करना है, आप वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन करेंगे, थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन करेंगे, पेमेंट नहीं करना है आपको, बॉन्ड के साथ में सिक्योरिटी या श्योरिटी आपको देनी, जो भी सीबीएसई प्रिस्क्राइब करेगा उतनी। एंड सर ध्यान देना बेटा, सर आप चाहे तो एक जनरल बॉन्ड भी साइन कर सकते हो, एक रनिंग बॉन्ड अकाउंट होगा वो भी आपके लिए मेंटेन हो सकता है, जहां पे जितना मैक्सिमम बॉन्ड का अमाउंट रखा है सर उस अकॉर्डिंग आपका गुड्स उसमें वेयरहाउस में आएगा, वापस निकलेगा, रनिंग बॉन्ड अकाउंट मेंटेन होता रहेगा सर। पर थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का वेयरहाउसिंग बॉन्ड आपको साइन करना पड़ता है अलॉन्ग द सिक्योरिटी और श्योरिटी। ओके सर, अच्छा थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्यों है, क्योंकि सर ड्यूटी का अमाउंट तो ये, अगर आपने कोई वायलेशन वगैरह किया तो ड्यूटी का अमाउंट तो ये 100% ड्यूटी इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का अमाउंट। सर फ्रॉड वगैरह केस में कस्टम है, वैसे वो पेनल्टी के सेक्शन आपके कोर्स में नहीं आते, प्लस इंटरेस्ट वगैरह काउंट कर ले अगर हम, तो सब मिला के थ्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी का अमाउंट इसलिए रखा सो दैट डिपार्टमेंट की रेवेन्यू लॉस नहीं हो, सेफगार्ड रहे सर। आइए सेक्शन 60, अब आपने वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन कर दिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन कर दिया, अब परमिशन मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा फॉर रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर डिपॉजिट इन द वेयरहाउस। दिस डेट ऑफ परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बात करने वाले। सर अब आपको ऑर्डर मिल गया फॉर रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर वेयरहाउसिंग, ये ऑर्डर लेके जाएंगे कहां, कस्टोडियन के पास जहां पे गुड्स पड़ी है, एंड देन ही विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर वेयरहाउसिंग। अब सर वेयरहाउस के लिए आप गुड्स ले आ रहे हो, कितना टाइम लिमिट, द पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन द वेयरहाउस। अगर आप एक 100% ईओयू है या ईएसटीपीयू है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है या ऐसा कोई वेयरहाउस है जिसको प्राइवेट वेयरहाउस या जिसको मैन्युफैक्चरिंग विद इन द वेयरहाउस की परमिशन मिल गई है, तो ऐसे केस में आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया हो या अदर गुड्स इंपोर्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनलिमिटेड टाइम है आपके लिए वेयरहाउसिंग के लिए, बाकी सबके लिए 1 साल का टाइम दे रखा है सर। सर याद देखिए
कैपिटल गुड्स के लिए क्या लिखा है, टिल देयर क्लियरेंस फ्रॉम द वेयरहाउस, मतलब अनलिमिटेड टाइम। यहाँ पर टिल देयर कंजम्पशन और क्लियरेंस फ्रॉम द वेयरहाउस मतलब अनलिमिटेड टाइम दे रखा है साहब इन लोगों को। क्लियर। बाकी अदर इंपोर्टर के लिए सर अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, कस्टमर ने वेयरहाउस में रखा है, तो 1 साल, जिस दिन परमिशन फॉर वेयरहाउसिंग मिली, ये रहा वो डेट, सेक्शन 60 में जो परमिशन मिली थी, वहां से सर 1 ईयर का टाइम है, प्रॉपर विजर अलाउ करेगा अप टू 1 ईयर, वो चाहे तो कम भी अलाउ कर सकता है सर। पर ध्यान रखना, अगर आपको 1 ईयर के बाद एक्सटेंशन चाहिए तो कमिश्नर के पास पावर है, या जहां जहां कमिश्नर बोलूं वहां पूरे कस्टम में ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल कमिश्नर भी है सर, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो अप टू 1 ईयर तक का एक्सटेंशन ईच टाइम और आपको दे सकता है, अगर उसको लगता है रीजनेबल रीजन है तो। क्लियर। पर अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स है, हैजार्डस नेचर की गुड्स है, तो ऐसे केस में कमिश्नर चाहे तो उस टाइम लिमिट ऑफ वेयरहाउसिंग को रिड्यूस भी कर सकता है। ओके। अब सर परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग कितना हो गया, जितना उसने टाइम लिमिट अलाउ किया वो, प्लस एक्सटेंशन इफ एनी। अब सर ऑल्दो परमिटेड पीरियड फॉर वेयरहाउसिंग 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन हो सकता है, पर फिर भी जिस दिन आपको परमिशन मिली फॉर वेयरहाउसिंग, वहां से 90 डेज के अंदर अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया सर फॉर होम कंजम्पशन, या फिर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में फ्रॉम 91st डे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। 91st डे से लेकर जिस दिन आप रिमूव करेंगे और कस्टम पे करेंगे सर, उस कस्टम ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ रिमूवल जो होगी उस पे आपको 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 91st डे से। ध्यान दीजिएगा बेटा, कस्टम ड्यूटी के अमाउंट पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अगर एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स कस्टम ड्यूटी पेबल ही निल है, जैसे आपने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट भी कस्टम नहीं है सर, अब कस्टम ड्यूटी पेबल कितना है, निल। एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स आपको कोई कस्टम पे ही नहीं करना, क्योंकि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। अब सर निल का सर 15% कितना होगा, 0 ही होगा सर। प्रतिभा प्रोसेसर लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ साहब। क्लियर, डन। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये रहा प्रतिभा प्रोसेसर्स के लिमिटेड केस में जजमेंट आया हुआ है। अच्छा, अगर कोई आप 100% ईओयू वगैरह है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट पे करने की बात आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम अलाउड किया हुआ है फॉर वेयर हाउसिंग। क्लियर। पर फिर भी ध्यान देना बेटा, नॉर्मल लोगों के लिए 1 ईयर का टाइम है प्लस एक्सटेंशन, फिर भी 90 दिन के अंदर अगर गुड्स को क्लियर नहीं कराया फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे केस में 91st डे से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। पर 100% ईओयू वगैरह केस में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। अच्छा, अभी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 दो जजमेंट दे रखे, दोनों जजमेंट सेम है सर, अलग अलग केस है। केशोराम रेवन के केस में और एसपीसी शुगर लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सर, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में काम आता है सर। अगर आपने परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग जो दे रखा है उस पीरियड के अंदर गुड्स को रिमूव नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं उसके अंदर रिमूव कर दिया पर 90 डेज के बाद है, तो इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है। पर लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग तक अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया, तो जिस दिन लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग होता है उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी या टैरिफ वैल्यू होगा, उस रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम लगेगा सर। अब आप बाद में जब आप एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे, उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी क्या, उसे कोई कंसर्न नहीं है। नॉर्मली रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। पर सर परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग के दिन सर लास्ट डे जो था, लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग, उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा उस रेट से कस्टम पे करना पड़ेगा, अगर आपने परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग के बाद में गुड्स को रिमूव किया है तो। क्लियर, डन सर। सेक्शन, अच्छा, क्योंकि उसको डिम्ड रिमूवल मान लिया जाता है जब लास्ट डे होता है उस दिन। सर सेक्शन 64 बोलता है क्या, ऑनर्स राइट टू डील विद द वेयरहाउस गुड्स। कोई गुड्स जो वेयरहाउस में है उस टाइम ऑनर के राइट क्या है सर। सर ही में inspect the goods, he may deal with the containers in such manner so that it is necessary to prevent their loss or deterioration or damage to the goods। सर चेंज कर सकता है कंटेनर वगैरह को, गुड्स खराब होने वाला है तो। sort the goods, show the goods for their to the customer for the resale, पर वो सैंपल ड्रॉ नहीं कर सकता है। फ्री सैंपल अगर ले आने तो जितने सैंपल ले आने उस पर कस्टम पे कर, एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर और ले आ भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देन सेक्शन 65 मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेयरहाउसिंग। सर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो परमिशन दे दे फॉर मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस। ऐसे केस में अगर परमिशन मिली है सर, नॉर्मली प्राइवेट वेयरहाउस के केस में मिलती है सर। अब ऐसे केस में अगर परमिशन मिल गई, अब सर अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया, अच्छा यहाँ पे 90 दिन का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे 1 ईयर का तो कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए अलाउड है। अब सर आपने मान लो प्लास्टिक इंपोर्ट किया, प्लास्टिक से आपने सर मार्कर बनाया, मार्कर बना के आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब अगर आपने फिनिश गुड्स क्या है, होली एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो सर ऐसे केस में प्लास्टिक इंपोर्ट हुआ है, पर इंपोर्ट होने के बाद डोमेस्टिक मार्केट में गया ही नहीं सर, मार्कर बन के एक्सपोर्ट हुआ है, तो नो कस्टम ड्यूटी चार्जेबल ऑन दी प्लास्टिक। सर सेकंड केस, अगर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया और उससे फाइनल गुड्स बनाया और मैन्युफैक्चर करके आपने फाइनल गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में जितना गुड्स आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे उसमें जो प्लास्टिक काम आया, उस प्लास्टिक में सर जितना कस्टम लगना था वो अब लगेगा साहब। क्लियर, कस्टम ड्यूटी विल बी चार्जेबल ऑन दी इंपोर्टेड मटेरियल कंटेंट इन दी मैन्युफैक्चर्ड फाइनल गुड्स। तो मैन्युफैक्चर्ड फाइनल गुड्स में जितना इंपोर्ट मटेरियल कंटेंट होगा उस पे कस्टम आपको पे करना पड़ेगा। प्लस जो डोमेस्टिक गुड्स जो आपने मैन्युफैक्चर किया, मार्कर बना के अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है, तो सर आपने जो मार्कर बेचा उस पे जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि
इट इज ऑब्वियसली सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सर कुल मिला के अगर मान लो आपने फॉर एग्जांपल रबर इंपोर्ट किया, रबर से आपने टायर बनाया, टायर बना के आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में टायर पे तो जीएसटी लगेगा लगेगा। सर जो रबर आपने इंपोर्ट किया था, जितने टायर आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे, उसमें जितना रबर काम आया उस रबर पे भी आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से आपने इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचा इन द फॉर्म ऑफ टायर। सर देन थर्ड केस क्या है, कुछ फिनिश गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और कुछ फिनिश गुड्स आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा, तो जितना फिनिश गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया उसमें जो रॉ मटेरियल काम आया रबर, उस पर कोई कस्टम नहीं लगेगा, पर जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचा उसमें जो रबर काम आया था उस पर कस्टम लग जाएगा भाई। सर मतलब पॉइंट नंबर 1 और 2 प्रोपोर्शनेटली अप्लाई कर देना। क्लियर। अब सर वेस्टो रिफ्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द वेयरहाउसिंग, तो ऐसे केस में अगर वेस्टो और वेस्टो स्क्रैप भी अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो उस वेस्टो स्क्रैप पे कोई कस्टम नहीं पे करना है, पर अगर वेस्टो स्क्रैप इज सोल्ड इन डीटीए या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या करेंगे, ऐसे केस में कस्टम ड्यूटी लगेगा वेस्टो स्क्रैप पर कितना लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द फाइनल गुड्स। अगर आपने फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट किया था, अगर आपने फाइनल गुड्स को क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था, और वेस्टो स्क्रैप अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो नो कस्टम ड्यूटी ऑन वेस्टो स्क्रैप। और अगर आपने फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट किया और वेस्टो स्क्रैप सोल्ड किया डीटीए में, तो सर कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज्ड ऑन वेस्टो स्क्रैप, क्योंकि वेस्टो स्क्रैप आपने डीटीए में बेचा है, कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज्ड ऑन द वेस्टो स्क्रैप एज इफ वेस्टो स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। ये मानेंगे कि वेस्टो स्क्रैप ही आपने इंपोर्ट किया था, वेस्टो स्क्रैप पे रेट ऑफ कस्टम था मान लो 10%, सर तो 10% से कस्टम लग जाएगा। मान लो 50,000 में बेचा आपने तो 50,000 इंटू 10% इतना कस्टम लग जाएगा। पर अगर आपने फिनिश गुड्स वर सोल्ड इन डीटीए तो फिनिश गुड्स पे जीएसटी लग गया होगा, फिनिश गुड्स में जो रबर काम आया उस पर सर कस्टम लग गया होगा, पर सर वो रबर जो वेस्ट हुआ है सर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, वो वेस्टो स्क्रैप भी अगर आपने डीटीए में बेच दिया सर, तो ऐसे केस में उस वेस्टो स्क्रैप पे कितना कस्टम लगेगा, ध्यान देना, उस वेस्टो स्क्रैप में जितना रबर कंटेंट था सर उसके हिसाब से कस्टम लगेगा। मतलब वो वेस्टो स्क्रैप अगर आपने 50,000 में सेल किया है और सर रबर पे रेट है कितना 15%, तो 15% आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। वेस्टो स्क्रैप पे रेट 10% उससे कोई फर्क नहीं है, सर कस्टम लगेगा ऑन द कंटेंट ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल, सर कंटेंट इन सच वेस्टो स्क्रैप इफ दोज आर सोल्ड इन डीटीए। क्लियर, डन। सरकार ये था वेस्टो स्क्रैप पे कस्टम कितना लगेगा। अब आ रहा क्या पावर टू एग्जेम्प्ट, अगर मान लो फाइनल गुड्स जो आपने डीटीए में बेचा है, फाइनल गुड्स पर रेट ऑफ कस्टम था मान लो 12%, एंड सर जो रॉ मटेरियल जो रबर काम आया उस पर रेट ऑफ कस्टम था मान लो 15%। अब सर आप क्या कर रहे हो, वो फाइनल गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो, फाइनल गुड्स पे जीएसटी लगेगा, पर फाइनल गुड्स में जो रबर काम आया हुआ है साहब, रॉ मटेरियल जो काम आया है उस पर 15% कस्टम लग रहा है, तो सर गवर्नमेंट बोलती है क्या, सर इंडस्ट्री बोलेगी क्या, सर अगर टायर ही इंपोर्ट किया तो उस पर 12% टैक्स था, अब सर टायर हमने मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं और आप उसमें जो रॉ मटेरियल काम आया उसकी रेट से कस्टम लगा रहे हो, सर तो गवर्नमेंट को पावर दिया कि टू प्रमोट द ट्रेड इन इंडस्ट्री इन द डोमेस्टिक मार्केट, सरकार गवर्नमेंट चाहे तो ये जो 3% का गेप है इसको एग्जाम कर सकती है बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन डिफरेंस इन दी टैक्स रेट। सर अगर फाइनल गुड्स पे रेट कम है और इंपोर्टेड मटेरियल पे रेट ज्यादा है तो जो डिफरेंस है 3% का इस एग्जांपल के केस में वो एग्जाम कर सकती है गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 67 बोलता है क्या, शिफ्टिंग टू अनदर वेयरहाउस, आप एक कस्टम बोनेड वेयरहाउस से दूसरे कस्टम बोनेड वेयरहाउस में गुड्स ले जा रहे हो, कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, कोई नया कस्टम बोनेड वेयरहाउस, कोई कस्टम नया बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं है, सर वेयरहाउसिंग बॉन्ड नया साइन करने की जरूरत नहीं, कोई आपको कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, बस हाँ प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेके आओगे और सर परमिशन लेके आप एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ले जाओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। देन रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई गुड्स को रिमूव करना फॉर होम कंजम्पशन तो ऐसे केस में आप आएंगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे। सर कौन आएगा, जो ऑनर ऑफ द गुड्स होगा वो आएगा, क्योंकि वेयरहाउस में अगर आपने गुड्स किसी को बेच दिया तो अल्टीमेटली जो मालिक है गुड्स का वो आएगा, ही विल फाइल एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, वो साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करेगा, एंड सर उन गुड्स का सर रीअसेसमेंट होगा, सर ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, अगर रेट ऑफ ड्यूटी चेंज हुआ है तो रीअसेसमेंट होगा, रीवैल्यूएशन नहीं होता है। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था 1 करोड़ में, मैंने वेयरहाउस में गुड्स आपको 2 करोड़ में बेच दिया, आपको 4 करोड़ में बेच दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, जो 1 करोड़ उसी पे कस्टम लगेगा। हाँ आईजीएसटी चार्ज करने के पर्पस के लिए हो सकता है रीवैल्यूएशन हम कर ले केवल फॉर द पर्पस ऑफ 37, याद है बेटा 37, सर आईजीएसटी के लिए 38 और 38 विचवर हायर के हिसाब से आईजीएसटी लगेगा, पर सर कस्टम चार्ज करने के लिए तो रीवैल्यूएशन नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा, जो भी कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकला वो आप पे करेंगे विद इंटरेस्ट, अगर 90 दिन के बाद है तो, प्लस फाइन पेनल्टी अगर है तो। क्लियर, पे किया, भारत माता की जय। क्लियर, डन। अब आ रहा है क्या, अच्छा ये नोट मैंने आपको यहाँ दे रखा है जो मैंने आपको समझाया रेट ऑफ ड्यूटी के बारे में। देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सर रेलिंक्विशमेंट बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, आप चाहे तो सर अगर किसी भी कारण से गुड्स आपको नहीं चाहिए तो यू कैन रेलिंक्विश द टाइटल इन फेवर ऑफ कमीशन ऑफ कस्टम्स, ऐसे केस में कस्टम पे नहीं करना होगा, कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना। हाँ वो वेयरहाउस ऑपरेटर जो है आपसे वेयरहाउसिंग का रेंट जरूर लेगा, पर सर कस्टम वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। पर सर ध्यान देना अगर किसी गुड्स के लिए ऑफेंस कमिट किया हुआ है, क्लियर सर, या कोई सर कोई आपने गड़बड़ करी हुई उन गुड्स के रेस्पेक्ट में, तो कोई ऐसे केस में रेलिंक्विशमेंट अलाउ नहीं होता। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर आपने ऑफेंस कमिट किया तो कभी भी
सर आपको रेमिशन अलाउ नहीं होता, रेलिंक्विशमेंट अलाउ नहीं होगा। प्लस एक जजमेंट और आ रखा है सर, डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया साहब, सर अगर आपको रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई करना, हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 23, तो बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन आपको रेमिशन के लिए, रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर आपने कोई गुड्स वेयरहाउस में रखवा है, आप रेलिंक्विशमेंट करना चाहते हो, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन। पर अगर लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग एक्सपायर हो चुका है, लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग अगर हो गया है, तो ऐसे केस में जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग होता है उस दिन मान लेते हैं गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड। और सर गुड्स अगर एक बार रिमूव हो गया, अब ऑल दो गुड्स वेयरहाउस में आपने एक्चुअली रिमूव नहीं किया है, उसके बाद अगर रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में रेमिशन नहीं मिलेगा आपको। सर सेम क्वेश्चन सी फाइल में आया हुआ साहब, डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला क्या साहब, यहाँ पे रेमिशन अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग के बाद अगर रेमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे सेक्शन नंबर 23 का हम पावर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर वहां पे सर लास्ट डे ऑफ वेयरहाउसिंग जो होता है, लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग जो होता है, उस दिन मान लेते हैं गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन, और एक बार गुड्स रिमूव हो गया उसके बाद रेमिशन अलाउ नहीं होता है, इस पर सेक्शन नंबर 23। आइए सर सेक्शन नंबर 69, सर रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट, अगर आपने कोई गुड्स कस्टम बोर्ड वेयरहाउस में रखा है और अगर आपको वहां से एक्सपोर्ट करना तो आप एक्सपोर्ट शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेंगे। उन गुड्स पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, पर इंपोर्ट के रेस्पेक्ट में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, एंड गुड्स विल बी अलाउड फॉर एक्सपोर्ट्स। सर देन सेक्शन नंबर 70, अलाउंस इन केस ऑफ गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर, अगर गुड्स वेरी करता है इन देयर वॉल्यूम ड्यू टू देयर नेचर, जैसे ऑयल वगैरह हो गए, फ्यूल वगैरह हो गए, तो ऐसे केस में जितना नॉर्मल लॉस की लिमिट में लॉस हुआ है ड्यू टू वोलेटाइल नेचर ऑफ द गुड्स, उतने गुड्स पर कोई पर्सन लायबल नहीं होगा कस्टम पे करने के लिए, वो कोई चोरी नहीं हुआ साहब, कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट ने गुड्स नोटिफाई भी करी हुई याद करने। सर आइए सेक्शन नंबर 71, रिमूवल एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, सर जिस तरह से आपको सेक्शन नंबर 69, 68 या 70 में परमिशन दी, उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स को रिमूव करोगे, किसी और तरीके से आप रिमूव नहीं कर सकते, प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन मिलेगी, उस अकॉर्डिंग आपको गुड्स को रिमूव करना है। देन सेक्शन 72 बोलता है क्या, गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव फ्रॉम द वेयरहाउस, अगर आपने विद इन द टाइम लिमिट आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया या आपने प्रॉपरली गुड्स को रिमूव नहीं किया, तो ऐसे केस में सर आपको पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो सर क्या करेगा, डिमांड ऑफ ड्यूटी करेगा, इंटरेस्ट मांगेगा, फाइन पेनल्टी इमीडिएटली चार्ज कर सकता है, एंड अगर आप वो पे नहीं करते तो ऐसे केस में गुड्स को डिटेन करके डिस्पोज ऑफ करके पेमेंट रिकवरी कर सकता है। सेक्शन 73 कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, गुड्स रिमूव हो गया है सर, भारत माता की जय हो गई, गुड्स वेयरहाउस से निकल चुका है, अब सर ड्यूटी वगैरह सब पे हो गया आपका, सर आप बॉन्ड कैंसिल करा सकते हो, एंड सर आपका जो सिक्योरिटी या श्योरिटी जो था उसको रिलीज कर सकते हो। सर लास्ट सेक्शन नंबर 73 है कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ द वेयरहाउस गुड्स। आपको पता है सर वेयरहाउस की पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस, ये प्राइवेट पार्टीज मैनेज करती है आजकल, इसमें प्राइवेटाइजेशन हो गया है 2016 से, तो इसलिए सर अब वेयरहाउस ऑपरेटर जो वेयरहाउस की सर वेयरहाउस का जो लाइसेंसी है सर, वो क्या करेगा, एक वेयरहाउस कीपर अपॉइंट करेगा जो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वेयरहाउस के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है जीएसटी कस्टम डिपार्टमेंट का वेयरहाउसेस के केस में, इसलिए यहां बोल दिया कि उसको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रॉपर गुड्स का केयर करना पड़ेगा, एंड सर अगर गुड्स कुछ भी गड़बड़ हुआ, गुड्स इलीगली रिमूव हुआ, तो ऐसे केस में लाइसेंसी विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी प्लस अदर कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये जैसे उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है साहब। क्लियर, डन, भारत माता की जय। इसी के साथ ये वेयरहाउसिंग का पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। अब सर क्या लिखा है देख लीजिए आप, अपना टाइम आएगा पर ध्यान रखना सर वो तभी आएगा जब आपने इस वक्त पर सर बहुत अच्छी मेहनत करी है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करिए, माहौल बनाया है, खुश रखा है अपने आप को और खुश होकर पढ़ाई करिए, तो ऑल द बेस्ट, माहौल बनाओ सर, लव यू लॉट, और आपके लिए हम सब विशेष कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।